So welcome back to the next part of this chapter. So the earlier one was the part one, and this is part two. So in this we are going to learn about Earth's magnetism, magnetic field of Earth. So normally we talk about North Pole, South Pole. We already know what is North Pole and what is South Pole for Earth, right? So north at the top and south at the bottom, and the plane which passes through. So this is the equator actually. The place the passes through this north and south pole. The plane which passes through, the perpendicular, the vertical plane which passes through this north and south pole is called geometric meridian. It's called meridian. Geometric meridian. Okay, but this is not actual magnetic north or magnetic south. Magnetic north is a little bit, somewhere here, magnetic north, and magnetic south is somewhere here. So the plane which passes through these two poles are called magnetic meridian. So the geometric meridian is this is geometric meridian, and this is called magnetic meridian. और ये देखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इनके बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है, और नॉर्थ पोल में एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है. अभी तक हमने लर्न किया यार नॉर्थ पोल में तो बाहर निकलता है मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट शुड बी ए नॉर्थ पोल दैट, और अगर एंटर हो तो दैट शुड बी ए साउथ पोल. लेकिन यहाँ उल्टा है. क्यों उल्टा है? बहुत सिंपल रीजन है उल्टा होने का. क्योंकि हमने जिसको नॉर्थ कहा वो नॉर्थ बन गया, हमने जिसको साउथ कहा वो साउथ बन गया. ऐसे कैसे? आपको कैसे पता ऊपर ही नॉर्थ है नीचे साउथ है? ऊपर साउथ नहीं हो सकता. किसने बताया ऊपर साउथ नहीं हो सकता? व्हाट इज रीजन? व्हाट इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड? एक्चुअली हमने ऊपर फिर नॉर्थ क्यों बोला? सिंपल रीजन ये है कि पुराने जमाने में भी जब मैग्नेटिज्म के बारे में लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं दिया तभी भी मैग्नेट यूज करते थे, है ना. लोग जब वॉयेज करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जहाज में जाते हैं, तो जहाज में तो पानी में, समुद्र में क्या है कि कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आता, हर जगह पानी पानी, नो डायरेक्शन दे. लेकिन वहाँ डायरेक्शन के लिए वो मैग्नेटिक कॉम्पस का इस्तेमाल करते थे. वहाँ पे लोडस्टोन करके जो मैग्नेट पहले अर्थ में अभी भी है, पाया जाता है. नेचुरल मैग्नेट जो है उसको मैग्नेटाइज करने की जरूरत नहीं है ना. और वो मैग्नेट को ना उसके बिल्कुल पतला परत को अगर आप पानी में डालेंगे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो भी डायरेक्शन दिखाएगा उसमें ऑलरेडी नॉर्थ साउथ लिखा होगा, और जिस भी डायरेक्शन में वो नॉर्थ पॉइंट करेगा उसको हम नॉर्थ मानेंगे, जिस डायरेक्शन में वो साउथ को पॉइंट करेगा वो साउथ मानेंगे, है ना. इवन आप एक बार मैग्नेट को क्या करेंगे, ऐसा एक फ्री फ्रेम में टांगेंगे, उसको लटकाएंगे, देन व्हाट विल हैपन, it will always stand in the direction of north south direction of the earth. So क्यों ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों खड़े होते हैं जब इसको फ्रीली सस्पेंड किया जाता है? The simple reason is the north will attract is south pole and the south will attract a north pole. So actually this north pole is towards the south pole of the earth's magnetic field. लेकिन हमारी जो मैग्नेट है वो उसका नॉर्थ साइड उस तरफ दिखा रहा है, तो हमने माना कि हाँ वो नॉर्थ है, हालांकि वो मैग्नेटिक साउथ है. सो दिस इज एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ. लेकिन हमने नाम इसलिए मैग्नेटिक नॉर्थ दिया क्योंकि हमारे पास जो मैग्नेट होती है और उस मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करने से उसकी नॉर्थ पोल उस तरफ दिखा रहा होता है, और हम जानते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट्स ना. लेकिन हमने जो कन्वेंशन लिया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ के लिए बिल्कुल अलग कन्वेंशन ले लिया, बस दैट्स ऑल, है ना.
ये मैग्नेटिक नॉर्थ ही कहलाते हैं, हालांकि ये एक्चुअली होना साउथ चाहिए, लेकिन अभी भी ये मैग्नेटिक नॉर्थ ही कहलाता है क्योंकि ये सिर्फ एक कन्वेंशन है ना। आप एंटरिंग मैग्नेटिक फील्ड को साउथ मान रहे हैं हम, तो एंटरिंग मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ भी मान सकते हैं, है ना। बट फॉर ऑल परमानेंट एंड टेम्पररी मैग्नेट्स वी टेक द कन्वेंशन दैट नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है और साउथ पोल में एंटर होता है। नॉर्थ पोल इज लाइक ए पॉजिटिव पोल एंड साउथ पोल इज लाइक ए नेगेटिव पोल, राइट। लेकिन अर्थ के लिए जस्ट ऑपोजिट कन्वेंशन यूज करते हैं, क्योंकि अर्थ बिल्कुल एक अलग चीज हो गया, तो उसके लिए ऑपोजिट कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। और उस कन्वेंशन यूज करने का कारण है जो मैंने अभी बताया आपको, कि एक्चुअली वहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ जहाँ पे है वहाँ पे साउथ होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी आपने ऊपर को नॉर्थ माना है, तो उसके बगल में जो भी होगी मैग्नेटिक नॉर्थ ही होना चाहिए, साउथ थोड़ी होना चाहिए। तो इसीलिए उसका नाम जो है, तो पुराने जमाने से जो कन्वेंशन यूज आ रहा है उसी कन्वेंशन को हमने फॉलो किया है, उसको चेंज नहीं किया है, दैट्स ऑल द रीजन। बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, व्हाई अर्थ एक्सिबिट मैग्नेटिज्म। क्या अर्थ मैग्नेट है? अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म क्यों है? सो देयर आर मेनी सजेशंस, मेनी थियरीज कंसर्निंग दिस। कुछ लोग कहते हैं कि अर्थ में आयनोस्फीयर है, और ये आयनोस्फीयर, एयर में आयनोस्फीयर है ना, अलग अलग ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर। तो ये आयनोस्फीयर में आयंस का मूवमेंट की वजह से क्या इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हमारा जो अर्थ है ये ऑलरेडी मैग्नेटिक मटेरियल खूब इसके अंदर है, तो उसकी वजह से इसमें मैग्नेटिज्म है। और कुछ लोग कहते हैं कि इसके कोर में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पार्टिकल्स पाया जाता है, इसकी वजह से मैग्नेटिज्म है। लेकिन हम जानते हैं कोर जो है बिल्कुल अंदर, जो अर्थ का जो बिल्कुल बीच में जो चीज़ होती है दैट इज इन लिक्विड लावा फॉर्म, है ना, सेमी फ्लूइड या फ्लूइड फॉर्म में है, क्योंकि बहुत ही हाई टेम्परेचर है वहाँ पे, है ना, मोर देन 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जिसकी वजह से पूरा पिघला हुआ फॉर्म में है, हर चीज़ वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में क्या होता है कि इवन मैग्नेटिक सब्सटेंस भी क्या है, मैग्नेटिज्म एक्सिबिट नहीं कर सकता, तो फिर वो थियरी वैलिड नहीं है वहाँ में। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये जो लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ है लावा है, और ये लावा के अंदर जो भी पार्टिकल है वो एनिक फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि वेरी हाई टेम्परेचर, एवरीथिंग इज ए लिक्विड। जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसको आप बिल्कुल पिघलाएंगे तो इट विल बी लाइक Na+Cl- आयन हो जाएगी। वैसे आयनिक फॉर्म में है, तो ये लावा जो है ये मूव करते रहता है इधर से उधर, इसकी वजह से भूकंप आता है ना, उसके ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो प्लेट्स वगैरह हिल जाता है, क्योंकि ये लावा मूव करते हैं। और सो वॉल्केनोस वगैरह भी ऐसा है कि जहाँ से इसको बाहर आने का, लावा को बाहर आने का मौका मिलता है, उस, है ना, दरारों में से वो बाहर आता है, दैट इज वोल्केनो एक्चुअली, है ना। देयर आर मेनी एक्टिव वोल्केनोस इन द वर्ल्ड एंड दे आर वेरी डोरमेंट, मतलब नॉट एक्टिव वोल्केनोस भी है, जो पहले एक जमाने में एक्टिव था लेकिन अभी एक्टिव नहीं है, अभी उसमें से लावा बाहर नहीं आ रहा। सो एक्चुअली द अर्थ का जो बिल्कुल कोर जो है वो उबला हुआ हालत में है, लावा की फॉर्म में है, और उसमें आयंस है और आयंस मूव कर रहे लगातार, तो उस आयंस का मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट्स मैग्नेटिज्म। लेकिन अभी तक लोगों को एग्जैक्ट रीजन पता नहीं है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन अभी जो मैंने बोला लावा की आयंस की बात, वो है मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन। क्योंकि मून मैग्नेटिज्म को मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि मून के अंदर कोर नहीं है, ऐसा लावा फॉर्म नहीं है। सो मून डज नॉट एक्सिबिट मैग्नेटिज्म, लेकिन अर्थ एक्सिबिट मैग्नेटिज्म, जिसकी वजह से फिर लोग का मानना ये है कि ये जो लावा में आयनिक आयंस जो इधर उधर जाते हैं उसकी वजह से शायद अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड हुआ है। और ये एक अजीब बात और है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये बार बार चेंज भी होते रहते हैं, ये एग्जैक्टली इस जगह पे नहीं है, धीरे धीरे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में ये धीरे धीरे चेंज भी होते रहता है। और उसके बारे में काफ़ी स्टडी किया है लोगों ने और मालूम किया है कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जो है कई बार रिवर्स हो चुका है अर्थ का। तो ये सब उनके सब रीजंस लोगों को पता नहीं है अभी तक कि क्यों रिवर्स हो चुका है, तो इसके बारे में फिर डिटेल स्टडी में हम नहीं जा रहे। लेकिन ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में तीन बातों के बारे में मैं आपको
मेनली बता के है ना इस चैप्टर को क्लोज करना चाहता हूँ, है ना। ओनली 3 मेजर थिंग्स दैट यू मस्ट नो अबाउट अर्थ मैग्नेटिज्म। नंबर 1 is the angle of declination, and number 2 is the angle of inclination, and number 3 is the components of magnetic field. So let's look into the first thing, that is angle of declination. So angle of declination बहुत simple है. What is angle of declination? Angle of declination is angle between the magnetic meridian and the geometric meridian. क्योंकि geometric नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करने वाला लाइन या प्लेन को हम geometric meridian बोलते हैं, और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ को ज्वाइन करने वाला जो प्लेन है उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। और दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल है, दोनों मेरिडियन के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन वो नहीं है। अगर आप इक्वेटर में बात करें तो वो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इक्वेटर का हुआ, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि अगर आप यहां पे खड़े हैं तो आपके नॉर्थ, आपके लिए ज्योमेट्रिक नॉर्थ का एक डायरेक्शन होती है और आपके लिए मैग्नेटिक नॉर्थ का एक डायरेक्शन होता है। इन दोनों बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ओके। और अगर आप इस वाले पार्ट में है तो फिर साउथ पोल के हिसाब से करेंगे ना, हेमिस्फीयर, ऊपर वाले हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल के हिसाब से बोलेंगे और नीचे वाले हेमिस्फीयर में साउथ पोल के हिसाब से बोलेंगे, है ना। द ट्रू नॉर्थ एंड द मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल, या ट्रू साउथ और मैग्नेटिक साउथ के बीच का एंगल, है ना। सो आप जहां पे खड़े हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। अगर आप थोड़ा पीछे खड़े हैं, मान लो यहां पे है, इक्वेटर के आसपास है, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया और ये ट्रू नॉर्थ हो गया, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ हो गया। इनके बीच का एंगल थोड़ा छोटा है और जितना जितना आप उधर जाएंगे उनका एंगल बढ़ता जाएगा। मान लो ये तो इतना बड़ा एंगल हो गया और ये इतना छोटा एंगल हो गया। सबसे छोटा एंगल कहाँ है? इसका इक्वेटोरियल प्लेन में है, इक्वेटोरियल प्लेन में या इक्वेटर में। सो इक्वेटर में जो एंगल है, इट इज exactly the angle between the magnetic meridian and the geometric meridian, and the least angle is that. But at the poles, the angle is almost nearing to 90 degrees. So if you are talking about the north pole, you are standing in the north pole, then your magnetic declination, decline angle will be 90 degree. This will be 90 degree. Because magnetic north and the true north, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगी। सो पोल्स में सबसे ज्यादा डेक्लिनेशन होती है और इक्वेटर में सबसे कम डेक्लिनेशन होता है। सो दैट इज द नंबर 1 पॉइंट, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। एंगल है, इट्स एन एंगल। एंड नंबर 2 इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डिप एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, डिप एंगल। सो ये मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है? ये मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एक्चुअली ये जो फील्ड लाइंस की जो बात अपन कर रहे थे उन फील्ड लाइंस की वजह से होती है। क्योंकि अगर आप नॉर्थ पोल में जाएगा तो फील्ड लाइंस आपकी तरफ आ रहा है, और अगर आप इक्वेटर में है तो फील्ड लाइन बिल्कुल आपके पैरेलल गुजर रहा है, और अगर आप साउथ पोल में तो फील्ड लाइंस आपके, है ना, सिर के बल बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। सो साउथ पोल में तो ऊपर की तरफ जा रहा है और इक्वेटर में बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, और नॉर्थ पोल में बिल्कुल वो नीचे की तरफ आ रहा है, नॉर्थ पोल में बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है। सो अलग अलग जगह पे अलग अलग डायरेक्शन होती है ना। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट जीरो है डिप एंगल, क्योंकि ये डिप नहीं हो रहा, फिर यहाँ से और डिप हो रहा है और डिप हो रहा है और डिप हो रहा है और डिप हो रहा है, बिल्कुल डिप एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। तो इसका डेफिनेशन ये है कि डिप एंगल होता है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो इसका दो कंपोनेंट आप ले सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले सकते हैं और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैंने क्या कर दिया, HE लिख दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ZE है ना वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंड BE जो है, B इज द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ।
सो इनमें इन दोनों के बीच का एंगल को हम आई बोलेंगे, विच इज कॉल्ड डिप एंगल. सो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना झुक रहा है या कितना ऊपर जा रहा है, दैट इज एक्चुअली द डिप एंगल, है ना. सो जैसे जैसे आप इधर आएंगे, देखो इधर हॉरिजॉन्टल तो ये होगा लगभग, और हॉरिजॉन्टल के साथ में यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है तो उसके लिए तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये क्या हो गया, बी का वैल्यू हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये जेड हो गया. सो आप अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं, वन इज जेड एंड अदर इज एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कम और ज़्यादा एंगल बना सकता है. लेकिन आप ये जो इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर में बिल्कुल वो पैरेलल होगा और आई का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होगी. और पॉल्स की बात करें तो बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगी, है ना. सो दैट इज द एंगल ऑफ डिप वी आर टॉकिंग अबाउट. एंगल ऑफ डेक्लिनेशन में क्या था कि यहाँ पे इक्वेटर में 0 तो नहीं है ना, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ और ओरिजिनल नॉर्थ के बीच में कुछ तो एंगल है, लेकिन यहाँ तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री था. बट फॉर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, है ना, ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड हो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ क्या एंगल बना रहा है, एंड दैट इज एक्चुअली मैग्नेटिक इंक्लिनेशन. सो इसका 3D डायग्राम मोर ज़्यादा टिपिकल है, इसीलिए मैंने इस तरीके से आपको बताया. और इसमें आप BE का वैल्यू कोसाइन और साइन, कोसाइन तो HE इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, B कोसाइन लिख सकते हैं, और ZE इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, B साइन ए लिख सकते हैं. और tan I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, tan I, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan I इज इक्वल टू ZE अपॉन HE, और I इज इक्वल टू tan इनवर्स ZE अपॉन HE, है ना. इस तरह एक फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं. वैसे नॉर्मली अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही काम में लेते हैं, कई क्वेश्चन में क्या है वर्टिकल कंपोनेंट भी काम में लेगा. सो न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय कोसाइन, और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ द एंगल आई, है ना, वेयर आई इज अ डिप एंगल. कई बार उसको डेल्टा भी बोलते हैं और कई बार आई भी बोलते हैं. सो व्हाट एवर द नोटेशन इट इज. So these are the two main factors, elements of Earth's magnetism: magnetic declination and magnetic inclination. So अगर आपको magnetic inclination, magnetic declination तो फिर भी समझ में आएगा, नॉर्थ पोल और ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल. लेकिन मैग्नेटिक इंक्लिनेशन अगर आपको प्रैक्टिकली फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टली, है ना, एक मैग्नेटिक नीडल को एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में और फ्री टू रोटेट रखना पड़ेगा. तो फ्री टू रोटेट रखेंगे तो अगर ये पैरेलल में है, इक्वेटर में है, तो बिल्कुल ऐसा होगा. अगर ये साउथ पोल की तरफ है तो बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैग्नेटिक नीडल पॉइंट करेगा. अगर ये नॉर्थ पोल में की तरफ है तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे, है ना. तो अगर वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में फ्री टू रोटेट है तो ऑटोमेटिकली वो सीधा है या थोड़ा सा ऊपर है या थोड़ा सा नीचे है, वेरी क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना. सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ डेक्लिनेशन. सो न्यूमेरिकल में तो इसका वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन, सो न्यूमेरिकल में इसका वैल्यू जो है ऑलरेडी गिवन होगी और मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा. लेकिन उससे पहले इसका थर्ड फैक्टर जो है, जो हमने डिस्कस किया, वही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्या. सो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट वी कैन इजीली फाइंड. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, H इज इक्वल टू BE cosine. So where I is the angle of inclination, angle of dip, कितना डिप हो रहा है.
So this one is a third element of magnetism या थर्ड फैक्टर यू मस्ट लर्न, क्योंकि वैसे तो अपन ने इसको क्या किया है, कंपोनेंट में बदल दिया, तो उसमें एक कंपोनेंट काफी है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का यूज किया है ना. सो दिस इज अ थर्ड एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिज्म. और वैसे फर्स्ट टू एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, बट इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हाट आर द थ्री एलिमेंट्स related to Earth's magnetism, number one is angle of declination, number two is angle of inclination, and number three is the horizontal component of Earth's magnetic field. So now I'll give you a question. Suppose in a place the magnitude of the horizontal component is equal to the magnitude of vertical component of Earth's magnetic field, then what is the angle of dip? The question is given, magnitude of horizontal component is equal to magnitude of vertical component, then the question is asked, what is the angle of dip, angle of inclination, declination नहीं, inclination, angle of dip क्या है? Very simple. एंगल ऑफ डिप फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है tan A इज इक्वल टू, tan A इज इक्वल टू क्या है, ZD अपॉन H. ये दोनों इक्वल है तो कट जाएगा, सो tan A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगी. और tan का वैल्यू 1 कब आता है, I का वैल्यू 45 डिग्री होती है, तो पाई बाय 4, तो I का वैल्यू जब 45 होता है तो tan 45 का वैल्यू 1 आता है. तो इसका मतलब है कि द एंगल एट दिस प्लेस, एंगल ऑफ डिप एट दिस पर्टिकुलर प्लेस इन द ऑफ द क्वेश्चन इज 45 डिग्री. एंड इफ सम वैल्यू इज गिवन, दिस मच इज अ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, then what is its horizontal component? Yeah, if it is given horizontal component is this much. Suppose the horizontal component of Earth's magnetic field is 5 into 10 to the power minus 4 Tesla, where Tesla is a unit of magnetic field. So what is the actual magnetic field there? ऐसा सवाल पूछा जाए सपोज इस क्वेश्चन में, व्हाट इज एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड. तो हमने 45 डिग्री तो फाइंड कर लिया. एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड बी जो है, बी का फॉर्मूला हमने लिखा था He का फॉर्मूला लिखा था, वैसे He का फॉर्मूला लिखा था BE cos I, और वर्टिकल कंपोनेंट का होता था BE sin I. सो अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू दे रखा है 5 into 10 to the power minus 4 टेस्ला, और B का वैल्यू पता नहीं है, और cos I का वैल्यू cos 45. So B is equal to how much? Cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 upon root 2. 1 upon root 2 इधर गया तो root 2 आ जाएगा. 5 root 2 into 10 to the power minus 4 Tesla. That is the original magnetic field at this particular place. At this particular place, original magnetic field is 5 root 2 into 10 to the power minus 4. और root 2 का वैल्यू 1.414 लिख सकते हैं आप. So 1.414 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, whatever you get into 10 to the power minus 4 Tesla is the original magnetic field of Earth, magnitude of Earth's magnetic field at that particular place. और ये आपको अगला चैप्टर में कहीं न्यूमेरिकल में काम आने वाला एक फॉर्मूला है. सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. और इस चैप्टर में सिर्फ इतनी ही टॉपिक लर्न करना है, और इस चैप्टर में मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप इसका एक्सरसाइज करो, है ना. यू कैन अवॉइड द एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर, ठीक है. सो चैप्टर 1 2 3 4 चैप्टर्स हो गया है, जिसमें हैवी चैप्टर है 2 और 4, है ना. 1 और 3 ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज वाला चैप्टर है. 2 और 4 उससे भी ज़्यादा हैवी वाला चैप्टर है, तो इनको प्रॉपर तरीके से लर्न करो. और 5th चैप्टर में सिर्फ यही टॉपिक है, और यहाँ पे 5th चैप्टर आपका खत्म हो रहा है. और 5th चैप्टर का एक्सरसाइज आपको कॉपी में करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 5th चैप्टर का एक्सरसाइज एक्चुअली 6th चैप्टर में आएंगे. तो 6th चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसमें ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट्स हमने पढ़ा उसकी यूज करके हम न्यूमेरिकल करेंगे, है ना. सो आफ्टर लर्निंग द डेरिवेशंस. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. सो राइट डाउन दीज थिंग्स व्हाटएवर आई हैव टोल्ड टू यू, राइट इन ए फेयर कॉपी, क्योंकि
1 और 2 वीक्स के अंदर आपका एग्जामिनेशन भी होने वाला है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ना, थ्रू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड यू हैव टू लर्न ऑल दिस चैप्टर 1 to 5। अगर कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास होगी और ऑलमोस्ट 1 आवर का होगा, उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं।